अक्षय और आज स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर केमिस्ट्री का। इस फर्स्ट लेक्चर को मैंने नाम दिया हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो हम यहाँ पे कुछ सबसे पहले केमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स को जानेंगे। उन बेसिक्स को पढ़ने के बाद हम अपने मेन चैप्टर्स की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। तो आज उसी बेसिक कॉन्सेप्ट्स का फर्स्ट लेक्चर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो तुम्हें यहाँ पे जो भी चीज़ें बताई जाएगी उन्हें काफ़ी अच्छे से सुनना है, उन्हें काफ़ी अच्छे से समझना है। और अगर कोई भी डाउट आए तुम्हें क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना तुम्हें फेसबुक अकाउंट का लिंक और इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दिया हुआ है। वहाँ पे जाके तुम मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हो। और इसी के साथ साथ मैं तुम्हें ये चीज़ भी बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो भी तुम्हारे इस लेक्चर के नोट्स रहेंगे वो लेक्चर के नोट्स मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन के नीचे एक लिंक दिया हुआ है, वो एक ब्लॉग का लिंक है। उस ब्लॉग के लिंक पे तुम क्लिक करोगे तो वहाँ पे तुम्हें दो तरीके से नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। फर्स्ट तरीका है कि मैंने वहाँ पे जो भी फोटोज़ है, जो भी हमारे नोट्स के फोटोज़ है, वो मैंने अपनी खुद की राइटिंग में हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में मैंने वहाँ पे पोस्ट किए हुए हैं। और सेकंड तरीका है कि मैंने वहाँ पे पीडीएफ अपलोड किया हुआ है। तुम्हें जिस भी तरीके से चीज़ों को लिखने का मन हो तुम दोनों चीज़ें फॉलो कर सकते हो। अगर तुम्हारा मन हो कि तुम जो ब्लॉग का पोस्ट है उस पोस्ट से सीधा लिखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। और अगर तुम्हें पीडीएफ से समझना है, पीडीएफ के साथ अगर पढ़ना है तो तुम पीडीएफ का लिंक वहाँ पे दिया हुआ है, उस पीडीएफ के लिंक पे क्लिक करके तुम वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हो, प्लस उस पीडीएफ से चीज़ें लिख भी सकते हो, ठीक है। तो नोट्स के लिए तुम्हें कुछ परवाह नहीं करनी है। तुम्हें मेन चीज़ तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि पूरा लेक्चर तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा हो, लेक्चर की हर एक चीज़ तुम्हारी अच्छे से क्लियर हो रही हो। तभी तुम्हारा जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, जो भी बेसिक्स होंगे वो अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट लेक्चर। आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन के साथ कि केमिस्ट्री होता क्या है। तो ये सवाल मैं सबसे पहले मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि 9th और 10th के अंदर तुम लोग ये चीज़ें पढ़ चुके होंगे, कुछ ना कुछ केमिस्ट्री के बेसिक टर्मिनोलॉजी को तुमने पढ़ा होगा। एटम, मॉलिक्यूल, बॉन्ड कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें तुमने कहाँ पे पढ़ी है, 9th और 10th के अंदर पढ़ी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें पहले से पता होगी, लेकिन फिर भी आज उनका थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं और उनके बारे में थोड़ा सा और अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आप आज स्टार्ट करने वाला हूँ वो स्टार्ट करने वाला हूँ मैं एक डेफिनेशन का, जो है केमिस्ट्री की डेफिनेशन। केमिस्ट्री होता क्या है उसकी डेफिनेशन के साथ मैं स्टार्ट करूंगा, और उसके साथ साथ तुम्हें आज और कुछ चीज़ें भी मैं आप पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो पूरे लेक्चर को काफ़ी अच्छे से देखना है, काफ़ी अच्छे से समझना है और थोड़ा सा फोकस करके पूरे लेक्चर को देखना है, ताकि अगर कोई डिस्टर्बेंस होगा तो शायद हो सकता है कि कोई कॉन्सेप्ट तुमसे मिस हो जाए। और स्टार्टिंग के फेज में तुमसे कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहना है और अच्छे से लेक्चर को देखना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर केमिस्ट्री की डेफिनेशन के साथ। केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है, ये चीज़ अगर मैं तुमसे पूछूं तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? तुम्हारा आंसर होगा कि सर रिएक्शंस होते हैं वहाँ पे, सर एटम्स होते हैं वहाँ पर, मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये सारी चीज़ें तुमने 9th और 10th के अंदर जनरली पढ़ी है केमिस्ट्री के बारे में। तो वही चीज़ है, वही केमिस्ट्री सिमिलर चीज़ है। केमिस्ट्री के अंदर क्या होते हैं, केमिस्ट्री के अंदर एटम्स होते हैं, केमिस्ट्री के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और एटम्स और मॉलिक्यूल की स्टडी हम करते हैं। एटम से मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, मॉलिक्यूल्स को रिएक्शंस के अंदर हम कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन में एक बार मैं रीड करके बताता हूँ। लिखा हुआ है, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस। क्या लिखा हुआ है कि जो केमिस्ट्री है वो क्या है, वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का साइंस है और उनके ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब एटम से मॉलिक्यूल बनाना है। अब शायद तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, तो वो चीजें मैं तुम्हें इस डेफिनेशन के बाद अच्छे से समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो पूरे लेक्चर को अच्छे से देखना है। फिलहाल हम डेफिनेशन की तरफ है तो उसी पे ध्यान देंगे। लिखा हुआ है, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब जो भी हमारा साइंस है, किसका साइंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स का, और उनके ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब एटम से मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। तो किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं, क्या क्या चीजें वहां पे अप्लाई होती है, क्या सारे एटम्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये सारी चीजें जहां पर हम पढ़ते हैं, जिस साइंस के अंदर हम पढ़ते हैं, वो क्या है हमारा, वो है हमारा सिंपल केमिस्ट्री,
डेफिनेशन सिंपल सी क्लियर हुई। एटम्स और मॉलिक्यूल्स का साइंस और उनके ट्रांसफॉर्मेशन का भी साइंस, उसको क्या बोलते हैं हम? केमिस्ट्री। याद रहेगा। आगे चलते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन को पढ़ते हैं। इट इज द साइंस ऑफ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल्स है नेचर के ऊपर, वो काफी ज्यादा अमाउंट में, इनफाइनाइट नंबर्स में हमारे पास मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर बिल्ड फ्रॉम दीज एटम्स, मतलब जैसे मैंने तुम्हें बताया कि एटम से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो हमारे पास एक तरीके से क्या है कि केमिस्ट्री एक तरीके से वो ब्रांच है जहां पर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में देखते हैं, जो किससे बनते हैं? जो बनते हैं एटम से। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन थी केमिस्ट्री की, जिसके अंदर हमने क्या देखा? जिसके अंदर हमने देखा कि केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री होता है साइंस। किसका साइंस? एटम्स और मॉलिक्यूल्स का, और उनके ट्रांसफॉर्मेशन के साइंस को हम क्या बोलते हैं? सिंपल केमिस्ट्री बोलते हैं। याद रहेगी ये चीज। हाँ, बेसिक चीज से शुरू कर रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी चीजें तुम्हें धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा हुआ है केमिस्ट्री डील्स विद, केमिस्ट्री किन चीजों के साथ डील करता है, केमिस्ट्री में क्या क्या होता है, तो उस चीज के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री डील्स विद द कॉम्पोजिशन। केमिस्ट्री किसके साथ डील करता है? कॉम्पोजिशन। अब तुम सोच रहे होगे कि सर ये कॉम्पोजिशन का मीनिंग क्या होता है? कॉम्पोजिशन का मीनिंग क्या होता है? तो एक इसका बेसिक तुम्हें ओवरव्यू दे देता हूँ कि कॉम्पोजिशन का मीनिंग क्या होता है। सिंपल अगर जैसे मैं बोलूं तो तुमने वाटर तो सुना होगा ना। तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? वाटर का फॉर्मूला होता है हमारे पास H2O। ये तुमने सुना होगा ना। तो अगर कोई बोलता है कि बताओ वाटर का कॉम्पोजिशन क्या है, तो मैं बोलूंगा कि इस वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम जो है वो हाइड्रोजन के हैं, और एक एटम मेरा किसका है? ऑक्सीजन का है। चाहे किसी भी वाटर के मॉलिक्यूल को देख लो पूरी दुनिया में, उनमें हमेशा क्या रहेगा? एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम तो रहेंगे हाइड्रोजन के, और एक एटम रहेगा ऑक्सीजन का। तो ये उसका कॉम्पोजिशन है जो हमेशा क्या है? डिफाइन है। तो उसकी केमिस्ट्री के साथ डील करते हैं कि यहाँ पे दो एटम हाइड्रोजन के और यहाँ पे एक एटम किसका है? ऑक्सीजन का है। सेकंड चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है कि जैसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, किस तरीके का अरेंजमेंट होता है। जैसे कि तुमने शायद पढ़ा भी होगा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो एटम के अंदर जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है, उनका अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, ये चीज़ों को भी हम कहाँ पढ़ते हैं? केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। मॉलिक्यूल्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम से मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स का एक डिफरेंट स्ट्रक्चर बन जाता है। तो वो सारी चीजें कैसे बनती है, उनका स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज भी कौन देता है हमें? केमिस्ट्री। एंड प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज का क्या मीनिंग है कि सपोज अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें क्या चेंजेस होंगे, उसका प्रेशर अगर हम कम करेंगे, ज्यादा करेंगे तो क्या चेंजेस होंगे। ठीक है, अगर उसको हम कंप्रेस करेंगे तो क्या चेंजेस होंगे, अगर वो फ्लो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये सारी चीजें भी हम किसके अंदर बता पाते हैं? केमिस्ट्री के अंदर। लेकिन ये कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज किसकी? मैटर की। किसकी? मैटर की। ठीक है, ये मैटर वर्ड क्या होता है इसके बारे में तुम्हें अच्छे से मैं भी एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर बाद। तो इस मैटर के बारे में हमें वो एक्सप्लेन करता है कि जो भी मैटर की कॉम्पोजिशन है, मैटर का स्ट्रक्चर है, उसकी प्रॉपर्टीज है, उसके साथ कौन डील करता है? उसके साथ पूरा का पूरा केमिस्ट्री जो है वो डील करता है। चीज याद रहेगी क्या बोला? चीज याद रहेगी क्या बोला? केमिस्ट्री किस किस के साथ डील करता है? केमिस्ट्री डील करता है कॉम्पोजिशन, केमिस्ट्री डील करता है स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री डील करता है प्रॉपर्टीज। किसकी? मैटर की। अब मैटर क्या होता है थोड़ी देर बाद अच्छे से समझाऊंगा, ये चीज याद रहेगी। पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्लियर है, सिंपल है। केमिस्ट्री किन किस के साथ डील करता है, कॉम्पोजिशन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर से क्या मीनिंग है, और उसकी प्रॉपर्टीज से क्या चीजें है। अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा और अंदर जाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और केमिस्ट्री की जो बेसिक टर्म है उनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन के अंदर एक सबसे पहला वर्ड आया था मेरे पास, एटम। तो सबसे पहले मैं इस एटम वर्ड को ही क्या करूंगा? एक्सप्लेन करूंगा तुम्हें कि ये एटम होता क्या है। सबसे पहले मैं तुम्हारे पास इस एटम वर्ड को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और एटम कैसे पहचानते हैं ये चीज भी आज मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो एटम क्या होता है? एटम होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन एग्जिस्ट
एटम होता है कि कोई भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी एलिमेंट का जो एग्जिस्ट करता है उसको हम बोलते हैं सिंपल एटम। अब ये तो पता नहीं क्या बोल दिया सर ने, हाँ तो समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया तो थोड़ी देर में पूरा समझ में आ जाएगा। ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है जो इंपॉर्टेंट है, कहीं पे अगर पूछी जाती है तो पता होना चाहिए, ठीक है। एटम को अगर मैं तुम्हारे पास सिंपल भाषा में बात करूं तो क्या होता है, अच्छे से समझोगे। एटम क्या होता है, सपोज मैं बात करूं कि तुम्हारे पास, इसको एग्जांपल से बात करता हूं, तो सपोज अगर तुम्हारे पास एक हाइड्रोजन H लिखा हुआ है, ठीक है, एक H लिखा हुआ है और एक तुम्हारे पास लिखा हुआ है H2, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये उठता है कि बताओ इसके अंदर एटम कौन है, इसके अंदर H एटम है या इसके अंदर H2 एटम है। क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है हमारा, वो हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन जो होता है वो H2 गैस होता है, ठीक है, तो वो H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करने की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो H है ये भी तो एक हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो ये जो है ये एटम है या ये फिर ये एटम है। तो जब कभी भी एटम को पहचानना हो तो एक बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं तुम्हें समझा रहा हूं। एटम का मतलब होता है अकेला। अकेला मतलब उसके साथ कोई जुड़ा हुआ है ही नहीं, वो खुद भी उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है। जैसे H है वो यहाँ पे अकेला है, मतलब ये क्या है, एक एटम। अकेला है ना तो एटम है, सिंपल। अकेला है तो एटम है। जैसे तुम अकेले हो तो तुम भी क्या हो, एक एटम हो। वैसे ही H भी क्या है, एक एटम है, याद रहेगा। एक और सिंपल सा एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे H2 एक एटम नहीं है। अब एक और एग्जांपल मैं तुम्हें यहाँ पे देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया है यहाँ पे तुम्हारे पास सोडियम। Na का नाम तो सुना होगा ना, Na मतलब सोडियम। तो ये जो सोडियम है ये भी क्या है, ये भी एक एटम है। सोडियम में भी क्या है, एक एटम है। क्यों, क्योंकि इसकी ये अकेला है, इसके साथ कोई जुड़ा हुआ नहीं है। समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे Ag, सिल्वर। Ag ये सिल्वर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अगर तुमने थोड़ा सा, अगर तुम्हें पीरियोडिक टेबल के बारे में जानकारी होगी तो वहां पे ये तुम्हें देखने को मिलेगा। तो Ag अगर अकेला Ag लिखा हुआ है तो ये भी क्या है, तुम्हारे पास एक एटम है। चीज समझ में आ रही है। थोड़ा और आगे चलते हैं। Ag के बाद अगर मैं यहाँ पे तुम्हारे पास लिख दूं ऑक्सीजन, ये O लिखा है ना। एक और तरीका अगर तुमने देखा होगा, बेसिक पढ़ा होगा, तो कहीं कहीं पे O2 भी लिखा होता है। तो O2 जो है वो एटम नहीं है, O एटम है। तो O2 एटम नहीं होता है, एटम कौन होता है, O। मतलब जो अकेला है वो एटम है, बस याद रहेगी सिंपल सी चीज। जो अकेला है वो एटम है, जो अकेला नहीं है वो मॉलिक्यूल है। या अकेला नहीं होने का मतलब क्या, वो किसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन की आगे बात करेंगे। पहले सबसे पहले तुम्हें क्या समझ में आना चाहिए, तुम्हें एटम की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि एटम किसको मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। किस क्लियर है क्या बोल रहा हूँ। अब थोड़ा सा और एटम के बारे में और अच्छे से जानकारी देता हूँ। एटम जो होता है ना, उस एटम के अंदर क्या क्या चीजें होती है। एटम जो होता है वो कुछ इस तरीके से, तुमने पढ़ा होगा शायद 9th-10th के अंदर, कि एटम का कुछ इस तरीके से शेप होता है। और जो सेंटर पे है, ये सेंटर पे तुम्हारे पास होता है न्यूक्लियस। ये जो सेंटर है ये तुम्हारे पास है न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के अंदर, वो इस तरीके से कुछ शेल्स होते हैं, उन शेल्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं अराउंड दी न्यूक्लियस। तो ये तुम्हारे पास न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। और जो न्यूक्लियस होता है ना, इसका चार्ज कैसा होता है, इस न्यूक्लियस का चार्ज होता है तुम्हारे पास पॉजिटिवली चार्ज। ये पॉजिटिवली चार्ज, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये मैं बात कर रहा हूं किसकी, न्यूक्लियस की। तो अगर तुम्हें कोई बोल देगा कि न्यूक्लियस का चार्ज कैसा होता है, तो न्यूक्लियस का चार्ज होता है पॉजिटिव। इसमें जो ये प्रोटॉन है ना, एक्चुअली इन प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है, इनके ऊपर तो कोई भी चार्ज नहीं होता। मतलब ये जो तुम्हारे पास दिए हुए हैं न्यूट्रॉन्स, इनका कोई चार्ज नहीं है। चार्ज किसके पास है, ओनली प्रोटॉन्स के पास। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिवली चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिवली चार्ज। याद रहेगी इतनी सिंपल चीज। तो एक सिंपल सा बेसिक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है इस चीज के बारे में। और काफी अच्छे से हम एक चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर उसके बारे में अच्छे से देखेंगे। लेकिन सिंपल सा अगर मैं इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो एटम के अंदर क्या क्या होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो शेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वो शेल्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। इसी वजह से बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है, हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। आई थिंक क्लियर होगी। तो सिंपल सा एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ चीजें कि एटम क्या है हमारे पास। एटम है सिंपल, किसको बोलेंगे हम एटम। एटम हम बोलेंगे कि जो अकेला है। एटम है जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसको हम क्या बोलेंगे एटम। और जो अकेला है, अगर मैं उसको केमिस्ट्री की डेफिनेशन बताऊं तो जैसे कि H अकेला लिखा हुआ तो ये एक एटम है, Na अकेला लिखा हुआ तो ये एक एटम है, Ag सिल्वर अकेला लिखा हुआ तो एटम है, O अकेला लिखा हुआ तो एटम है। अगर कोई किसी के साथ कंबाइन होके आ जाएगा, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं कि O2 अगर लिखा आ गया तो O2 को मैं एटम नहीं बोलूंगा। ये समझ में आ रही है। नाइट्रोजन N2 लिखा आ गया तो इसको मैं एटम नहीं बोलूंगा। तो एटम किसको बोलेंगे, जहां पर वो अकेला होगा। H अकेला, Na अकेला। जिस तरीके से कहीं पे भी अगर तुम्हें कोई अकेला सिंबल दिख जाए, सिंबल समझ में आ रहा है, जो सिंबल तुम्हें दिए हुए हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, अगर वो सिंबल ओनली दिख जाए, उस सिंबल के साथ कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब वो एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। चीज क्लियर है क्या। तो अब आगे बात करते हैं अपने नए टर्म की तरफ, जिसका नाम है मॉलिक्यूल। तो अभी मैंने तुम्हें बताया था कि एटम क्या होता है। तो एटम क्या होता है, मैंने तुम्हें सिंपल भाषा में बोल दिया कि जो अकेला है वो एटम है। मतलब कहीं पे भी अगर तुम्हें अकेला चीज मिल गया, कौन सा अकेला चीज, जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट दिए हुए हैं उसके साथ अगर कोई चीज और जुड़ी हुई नहीं है, इसका मतलब वो एटम है। लेकिन अगर कोई चीज जुड़ी हुई हो गई उसके साथ, तो इसका मतलब है कि वो तुम्हें मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहा है। चीज समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ। तो देखते हैं कि मॉलिक्यूल होता क्या है। तो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन है, मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ 2 और मोर एटम्स। 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है, मिनिमम 2 है। 2 या 2 से ज्यादा अगर एक एटम एक साथ जुड़े हुए हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल बना चुके हैं। दैट आर केमिकली बॉन्डेड। केमिकली बॉन्डेड का मतलब क्या है कि जैसे कि तुम पढ़ चुके हो 9th 10th के अंदर, आयोनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। उस टाइप के उस टाइप के बॉन्ड बनने के साथ वो एटम्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए। तो उस चीज को क्या बोल दिया हमने, सिंपल जो बना उसको क्या बोल दिया, मॉलिक्यूल। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, एक सिंपल सा एग्जांपल से स्टार्ट। कहीं पे लिखा हुआ अगर H2 लिखा हुआ है, कहीं पे क्या लिखा हुआ है, सिंपल H2। तो H2 का मतलब क्या है कि ये जो बना है ये टू हाइड्रोजन एटम से बना है। 2 हाइड्रोजन एटम से ये मिलके बना है। 2 हाइड्रोजन एटम कैसे, H+H। इस तरीके से हमने 2 हाइड्रोजन एटम लिया और उन दोनों को ऐड कर दिया तो H+H से H2 बन गया। चीज सिंपल है। जैसे कि अगला एग्जांपल दे रहा हूं कि HCl। तो इसमें क्या है, एक तो है तुम्हारा हाइड्रोजन एटम और दूसरा है तुम्हारा क्लोरीन एटम। इन दोनों ने कंबाइन हुआ, दोनों कंबाइन होकर क्या बना लिया, HCl। तो ये तुम्हारा एक मॉलिक्यूल है, ये तुम्हारा मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल एक H एटम और दूसरे H एटम, तो इन दोनों को कंबाइन करके बना HCl है। ये एक H एटम, ये एक Cl एटम, ये दोनों कंबाइन करके बना। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे वाटर है। तो वाटर कैसे बना, वाटर बना 2 हाइड्रोजन के एटम लिए, 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम लिया। तो इसको कंबाइन किया तो क्या बन गया अपना हमारा, सिंपल H2 बन गया। ऑक्सीजन के बारे में तुमने पढ़ा होगा, O2। O2 कैसे बना अपना, O+O। 2 ऑक्सीजन एटम को मैंने ऐड कर दिया तो क्या बन गया मेरा, O2 बन गया। N2 अगर बोलता है कि N2 कैसे बना, तो N2 बना N+N। एक नाइट्रोजन एटम, दूसरा नाइट्रोजन एटम, दोनों नाइट्रोजन एटम को मिला दिया तो क्या बन गया मेरा, N2 बन गया। और एग्जांपल लेते हैं इसके अलावा, NaCl तुमने सुना होगा, नमक। नमक जो होता है हमारा, इसमें क्या है, एक Na एटम है और एक Cl एटम है। दोनों एटम कंबाइन होकर किसमें कन्वर्ट हो गए, NaCl के अंदर कन्वर्ट हो गए। इसके बाद एक और सुना होगा तुमने, H2SO4। इस H2SO4 के अंदर क्या हुआ है, 2 तो हाइड्रोजन एटम लिए, 1 सल्फर का एटम लिया और 4 ऑक्सीजन के एटम लिए। 4 ऑक्सीजन है, ठीक है, 4 ऑक्सीजन लिखा हुआ है, 40 नहीं लिखा हुआ है, 4 ऑक्सीजन लिखा हुआ है। 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना रहा है हमारा, H2SO4 बन रहा है। और एग्जांपल देखते हैं इसके अलावा हमारे पास, अगर मैं बोलूं SO3 कहीं पे लिखा हुआ है, तो SO3 का मतलब क्या है, S है प्लस 3 ऑक्सीजन है, तो ये SO3 बन जाएगा। ठीक है, ये पूरा ये मॉलिक्यूल है, ये 1 सल्फर एटम और 3 ऑक्सीजन के एटम को मिलकर बनाया हुआ है। तो 4 एटम टोटल है हमारे यहाँ पे, तो 4 एटम मिले तब जाके ये बना हमारा। इसी तरीके अगर SO2 लिखा हुआ है तो क्या है, S+2O है।
ये 20 नहीं है, ये 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये 3 एटम से मिलकर बना हुआ है मॉलिक्यूल है हमारा। इसी तरीके से C6H12O6 अगर कहीं पे लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। ये 60 नहीं है, वो 6 ऑक्सीजन है, ठीक है, ये 6 ऑक्सीजन है। तो ये हमारा मॉलिक्यूल वहां से बन जाएगा। ये समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? यहाँ पे आगे बात करते हैं। I2 कहीं पे लिखा हुआ है, तो I2 कैसे बनेगा, I+ से हमारा I2 बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 आयोडीन के एटम लगे और हमारा क्या बन गया, I2 बन गया। इसके बाद आगे बात करते हैं, जैसे Br2 हो गया, तो Br2 कैसे होगा, Br+Br, तो 2 Br के एटम लगे और हमारा Br2 मॉलिक्यूल बन गया। तो मॉलिक्यूल की सिंपल सी डेफिनेशन एग्जांपल से क्लियर हो रही है। मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, 2 या 2 से ज्यादा एटम कंबाइन होंगे और कंबाइन होंगे वो क्या बनाएंगे, एक मॉलिक्यूल को बनाएंगे। तो कहीं पे भी अगर सिंगल चीज लिखी हुई है इसका मतलब वो एटम है, कहीं पे भी कंबाइंड चीज लिखी हुई है इसका मतलब वो सिंपल सा क्या है, वो सिंपल से हमारे मॉलिक्यूल्स है। तो दोनों डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है। शायद कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उन क्वेश्चन से देखते हैं कि कैसे पहचानते हैं कि कोई एटम है या मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं मैंने, तो तुम्हें जस्ट तुम्हें बताना है कि कौन एटम है और कौन मॉलिक्यूल है। यहाँ पे मैं एटम को ए से रिप्रेजेंट करूंगा, ए को मैं एटम, यहाँ पे भी ए लिखूंगा वहां एटम है, और जहां पर भी एम लिखूंगा मतलब वहां पे वो क्या है, मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है पी। पी जो सिंबल होता है वो होता है फॉस्फोरस का, और अकेला लिखा हुआ है इसका मतलब ये क्या है, एक एटम है। चीज क्लियर है, आगे चलते हैं। सेकंड लिखा हुआ है एस। एस जो होता है वो सिंबल होता है सल्फर का, अकेला लिखा हुआ है, एक एटम है, बहुत बढ़िया। Zn, जिंक बोला जाता है इसको, जिंक, अकेला लिखा हुआ है, एटम है। Cu, कॉपर, Cu कॉपर को बोलते हैं, अकेला लिखा हुआ है, एक एटम है। Ca, कैल्शियम, अकेला लिखा हुआ है, एक एटम है। O, ऑक्सीजन, अकेला लिखा हुआ है, एक एटम है। S8, अब S8 लिखा हुआ है ना, तो इसमें सल्फर के 8 एटम मिला के एसिड बना है, मतलब ये अकेला नहीं है, इसमें कितने एटम है, 8 एटम है, तब जाके ये बना है, मतलब ये क्या है, अपने पास एक मॉलिक्यूल है। चीज क्लियर हो रही है क्या बोल रहा हूं मैं? P4 लिखा हुआ है, तो इसमें 4 फास्फोरस के एटम है, तब जाके P4 बना है, तो ये चीज क्या है, एक मॉलिक्यूल है, बहुत बढ़िया। PCl3, PCl3 में 1 फास्फोरस का एटम है और 3 क्लोरीन के एटम है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा एटम है, तो ये भी चीज क्या होगी अपने पास, मॉलिक्यूल। आगे चलते हैं। एल्यूमिनियम, अकेला लिखा हुआ है, एक एटम है, ए लिख दिया इसके आगे, ये ए है। Ag, सिल्वर को रिप्रेजेंट करता है, Ag अकेला लिखा हुआ है, एक एटम है, AgNO3। इसमें एक Ag का एटम है, एक नाइट्रोजन का एटम है और 3 ऑक्सीजन के एटम है, तो इसमें टोटल 5 एटम है, और इस वजह से ये क्या हो जाएगा, अपना मॉलिक्यूल। आगे चलते हैं। Mn, Mn जो होता है वो सिंबल होता है मैग्नीज का, ठीक है, तो एक अकेला एटम है और ये सिंपल हमारे पास क्या हो जाएगा, एक एटम। फ्लोरीन, F लिखा हुआ है, अकेला लिखा हुआ है, A हो जाएगा एटम। C, ये कार्बन का, ये कार्बन का रिप्रेजेंटेशन है, अकेला लिखा हुआ है तो सिंपल हो जाएगा A। AgCl, Ag एक एटम और क्लोरीन दूसरा एटम, 2 एटम से मिलकर बना है, ये मॉलिक्यूल हो गया। Hg, Hg जो होता है वो मर्क्यूरी को Hg बोलते हैं, ठीक है, तो Hg भी एक तरीका का क्या है, एक एटम है, अगर ओनली Hg लिखा हुआ है तो। NaH, इसमें एक Na का एटम है और एक H का एटम, ठीक है, तो ये 2 एटम से मिलकर बना हुआ है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल हो गया। आगे चलते हैं। Na, सोडियम, इसके बारे में पता है, सोडियम क्या होता है, एक अकेला एटम है, अकेला एटम है तो इसको सामने में लिख दूंगा A। आर्गन, आर्गन भी क्या है, एक अकेला एटम है, आर्गन के साथ कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, Ar जो सिंबल होता है वो आर्गन का सिंबल होता है, तो ये भी एक तुम्हारा एटम है। Na2O, Na2O में 2 सोडियम के एटम है, सोडियम मतलब Na, और एक ऑक्सीजन का एटम है, तो 3 एटम होगी, इस वजह से ये क्या हो जाएगा तुम्हारा मॉलिक्यूल। जिनोन, जिनोन ये भी एक तुम्हारा क्या है, एक एटम है। Xe जो होता है वो जिनोन होता है, ठीक है, जिनोन बोला जाता है इसको। B जो होता है वो होता है बोरोन, और बोरोन भी एक अकेला लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास एटम है, Bf3।
BF3 में एक बोरोन का एटम है और 3 फ्लोरीन के एटम है, तो 4 एटम हो गए ना, 2 या 2 से ज्यादा हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, मॉलिक्यूल। मतलब ये भी क्या है, एक मॉलिक्यूल है। आगे चलते हैं, BeCl2। BeCl2 में एक बेरिलियम का है और 2 क्लोरीन के हैं, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया अपना BeCl2 हो गया, मतलब ये हो गया अपना मॉलिक्यूल। बीईओ में बेरिलियम, बीई को बेरिलियम से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, बेरिलियम को बीई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और बीओ लिखा हुआ है, मतलब एक बेरिलियम एटम है और एक ऑक्सीजन एटम, मतलब ये भी क्या हो गया, मॉलिक्यूल। H2S क्या हो गया, H2S में 2 हाइड्रोजन एटम और एक सल्फर एटम, तो ये भी क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल। अब लिखा हुआ है आई सिंपल, एक सिंबल है आयोडीन का, तो यहाँ पे आई भी क्या हो गया, एक हमारे पास एटम। Ni बोलते हैं निकल को, ठीक है, Ni निकल, Ni का जो फुल फॉर्म है वो है निकल, और निकल एक अकेला एक एटम है हमारे पास, तो ये हो जाएगा एक एटम। लिखा हुआ है C2H4, तो C2H4 में 2 कार्बन के एटम लगे, 4 हाइड्रोजन के एटम लगे, तब जाके क्या बना हमारा, तब जाके हमारा C2H4 बना, मतलब ये क्या हो गया हमारे सिंपल पास मॉलिक्यूल। तो आई थिंक तुम लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि किसको एटम बोला जा रहा है, किसको मॉलिक्यूल बोला जा रहा है, ठीक है। एटम का सिंपल मीनिंग कि जिसके साथ कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, जो सबसे छोटा पार्टिकल है। मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि जो 2 या 2 से ज्यादा एटम से मिलकर बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल। तो आई थिंक ये चीज क्लियर होगी कि एटम किसको बोलते हैं और मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही रहेगा। जो भी आज के लेक्चर के जो नोट्स होंगे, वो नोट्स में डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया हुआ है ब्लॉग का, उस ब्लॉग पे तुम जाओगे, वहां पे मैंने तुम्हें जैसे कि पहले बताया हुआ है कि एक PDF दिया हुआ है, या फिर मैंने वहां पे फोटोज अपलोड किए हुए हैं, तो तुम ये जितनी भी चीजें वहां से नोट डाउन कर सकते हो। आशा करता हूँ कि तुम्हें लेक्चर समझ में आया होगा, लेक्चर चीजें समझ में आई होगी, तो जाओगे और उन नोट्स को लिख लोगे, और मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए रहेगा बाय।